यही मेरा मुकद्दस मिशन है और यही मेरी जिंदगी का मकसद। सिंघू पर यह बात एक एतबार से वाज़ेह हो गई थी कि मैं पाकिस्तान के मफादात के लिए काम कर रहा हूँ। ये एक ऐसा इंकशाफ था कि जिसके बाद मेरे हाथों सिन्हाली एजेंट सिंघू की मौत यकीनी हो गई थी। अब उसका जिंदा रहना न सिर्फ मेरे बल्कि मेरे मिशन की भी मौत थी। चुनांचे मैं बेताबी से सिंघू की जिंदगी के आखिरी लम्हात का इंतजार कर रहा था जब सिंघू मेरे जहरीले सिगार के और अपनी जिंदगी के आखिरी कश लगाएगा। बिरयानी खा चुकने के बाद उसने धोती के पल्लू से अपने हाथ साफ किए तो मैंने सिगार उसकी तरफ बढ़ा दिया और तमिल जबान में कहा, आप दोस्त के कैप्टन शिवाजी ने 2 सिगार दिए थे, एक मैंने पी लिया था, बस ये एक आखिरी रह गया है, चलो इकट्ठे मिलकर पी लेंगे। सिंघू ने सिगार मेरे हाथ से ले लिया और उसे सूंघने लगा। मैं होशियार हो गया, कमबख्त आखिर एजेंट है, कहीं कोई ऐसी बू न सूंघ ले कि उसे शक पड़ जाए, मगर ऐसी बात नहीं थी। सिंघू ने तंबाकू की खुशबू लेने के लिए ऐसा किया था। कहने लगा, तंबाकू तिरचनापली के सिगारों जैसा है। मैंने फौरन माचिस जलाई। मैं चाहता था कि वो जल्दी से सिगार को सुलगा ले। मैं चलती हुई तीली उसके मुंह के करीब लाया तो न जाने क्या बात हुई, तीली बुझ गई। मैं जल्दी जल्दी दूसरी तीली जलाने लगा। घबराहट में माचिस मेरे हाथ से नीचे गिर पड़ी। यह हरकत मुझे तबाह कर सकती थी। मुझे ऐसा हरगिज नहीं करना चाहिए था। सिंघू को शुबा पड़ सकता था। मैंने जल्दी से माचिस उठाई। सिंघू ने मेरे हाथ से माचिस छीन ली और बोला, लेकिन मैं तुमसे डबल कमीशन लूंगा, 2000 जमा 2000। तुम्हें 4000 रुपए मुझे हर महीने अदा करने होंगे, वरना मैं बड़ी आसानी से तुम्हें भारतीय सिक्योरिटी वालों के हवाले कर सकता हूँ और वो तुम्हारा क्या हशर करेंगे इसका तुम बखूबी अंदाजा लगा सकते हो। उस वक्त मैं सिंघू की हर शर्त कबूल करने को तैयार था। सिर्फ ये चाहता था कि वो सिगार सुलगा कर उसके 2 कश लगाए, मगर कमबख्त सिगार को सुलगा ही नहीं रहा था। एक हाथ में सिगार और दूसरे हाथ में माचिस लिए वो इत्मीनान से बरामदे के फर्श पर उकड़ू बैठा मुझसे अपना कमीशन तय करने लगा। मैंने झंझला कर कहा, सिंघू भाई, तुम जितना कमीशन कहोगे मैं देने को तैयार हूँ, तुम क्यों परेशान होते हो? लाओ ये सिगार मैं सुलगाए देता हूँ, इसका एक कश लगाने को बहुत जी चाहता है। मैंने सिंघू के हाथ से सिगार ले लिया और फौरन माचिस चलाकर उसे सुलगा दिया। सिर्फ एक हल्का सा कश लगाया और मुंह से धुआं छोड़ते हुए सिगार सिंघू की तरफ बढ़ाते हुए कहा, लो मेरे दोस्त, जरा एक कश लगा कर देखो, ऐसा बढ़िया सिगार तुमने कभी नहीं पिया होगा। सिंघू ने बेपरवाही से कहा, अरे बड़े पिए हैं सिगार, तुम इतनी मोहब्बत से दे रहे हो तो लाओ 1-2 कश लगा कर देख लेते हैं। 1-2 कश भी उसके लिए काफी थे। 1-2 कश से ज्यादा अब उसकी किस्मत में नहीं थे। सिंघू ने सिगार सुलगा लिया। एक कश में खींच चुका था। तीसरे कश पर सिगार के अंदर सोई हुई मौत को बेदार होना था और चौथे कश पर साइनाइड जहर को सिंघू के खून में शामिल होकर उसे हमेशा के लिए खामोश कर देना था। सिंघू ने एक कश लगाया, फिर दूसरा कश लगाया और सिगार मेरी तरफ बढ़ाते हुए बोला, ये तो बड़ा फीका है, इसे तुम ही पियो। ऐसा कभी नहीं हुआ था। जिसने इस सिगार को एक बार मुंह से लगाया फिर वो उसे वापस न कर सका था। मौत सिंघू के दरवाजे पर दस्तक देकर वापस चली गई थी। मेरे कश लगाने का तो सवाल ही पैदा नहीं होता था। मैंने कहा, अरे तीसरे चौथे कश पर ये कड़वा हो जाता है, तुम पी कर तो देखो। सिंघू सिगार को अपने होंठों तक ले गया। मौत उससे सिर्फ एक कश के फासले पर थी। अचानक उसने मेरी तरफ देखा। उसकी आंखों में उस वक्त जो कैफियत थी उसे एक एजेंट ही पहचान सकता है। मैं भी एक एजेंट था। उसने सिगार मेरी तरफ बढ़ाया और बोला, मगर तुम इसे पीते हुए घबरा क्यों रहे हो? उसे शुबा हो गया था कि सिगार में कोई मोहलक आमेजा है। मैंने खांसना शुरू कर दिया और ये बहाना बनाया कि इसके पीने से मेरा गला खराब हो गया है। सिंघू ने सिगार को लालटेन की रोशनी में आगे करके देखा। एक बार फिर उसे सूंघा और बरामदे के फर्श पर फेंक कर उसे पांव से मसल दिया। वेंकटा, तुम इस तरह मुझसे छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। वो उठ खड़ा हुआ। उसके चेहरे पर एक तशवीश अंगेज सुकूत था। मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और बोला, वेंकटा, मैं कल दोपहर को आऊंगा, मेरे 2000 रुपए तैयार रखना। इतना कहकर वो धोती कसकर बांधता हुआ बरामदे से उतरकर दरख्तों के अंधेरे में गायब हो गया। अब इस बात का सवाल ही पैदा नहीं होता था कि मैं उसे अपनी निगाहों से ओझल होने देता। उसके हाथ में मेरे मिशन की मौत का ब्लैक वारंट था। उस पर मेरा भेद कम से कम इस हद तक जरूर खुल चुका था कि उसके जरा से जबान हिलाने पर मुझे गिरफ्तार किया जा सकता था। वो मुझे इन मानों में डबल एजेंट समझता था कि मैं अगरचे भारत की CID का आदमी हूँ मगर पाकिस्तान के लिए भी जासूसी करता हूँ। ये बात मेरे हक में जहर कातिल थी। जो ही सिंघू दरख्तों के अंधेरे में दाखिल हुआ, मैं उठकर कमरे में गया। तकिए के नीचे रखा हुआ चाकू निकाल कर जेब में डाला और अकबी खिड़की से दूसरी तरफ की रानी की झाड़ियों में कूद गया। अब मैं सरफरोश कमांडो था। मेरे जिस्म में चीते की फुर्ती और लोमड़ी की अय्यारी सरायत कर चुकी थी। मैं दरख्तों और झाड़ियों की तारीकी में बगैर आवाज पैदा किए उस आदमखोर चीते की तरह आगे बढ़ रहा था जिसने इंसान की बू पाली हो। यह सारा इलाका मेरा जाना पहचाना था। मुझे ये इल्म था कि सिंघू तालाब वाले दरख्तों की तरफ से होकर ही बस्ती की जानिब जाएगा। मैं दूसरी जानिब से निकलकर तूफानी बगुले की मानिंद आन की आन में तालाब के आखिरी किनारे वाले दरख्तों में पहुंच गया। मुझे यकीन था कि सिंघू उस तरफ से होकर बस्ती को जाएगा, लेकिन वो भी एक तजुर्बाकार पुराना जासूस था। वो मेरे अज़ाइम का बखूबी अंदाजा लगा सकता था। चुनाचे वो न आया। मेरी बेचैनी में इजाफा होता गया।
अगरचे सिंघू की हमदर्दियां भारत के साथ नहीं थी, मगर दौलत के लालच में या इंस्पेक्टर नाथन का एतमाद हासिल करने के लिए वो मेरा राज तश्तज़बाम कर सकता था, मेरे मिशन को तहस नहस कर सकता था और मुझे फायरिंग स्क्वाड के सामने खड़ा करवा सकता था। एक एक पल मुझे तबाही के किनारे की तरफ ले जा रहा था। मेरी बरक रफ्तारी से तारीक दरख्तों का सारा इलाका खंगाल डाला। सिंघू का कहीं सुराग न मिला। मुझे खतरा था कि कहीं वो इंस्पेक्टर नाथन के क्वार्टर की तरफ न चला गया हो। पगडंडी को छोड़कर ताड़ के दरख्तों के सुतून नुमा दरख्तों के पीछे से होता हुआ इंस्पेक्टर नाथन के क्वार्टर के करीब पहुंचकर रुक गया। क्वार्टर पर अंधेरा छाया था। मैंने सांस रोककर फजा में कुछ सुनने की कोशिश की। झिंगरों की आवाज के सिवाय वहां कोई दूसरी आवाज नहीं थी। मैं तेजी से बस्ती की तरफ पलट गया। सिंघू बस्ती के एक मकान में रहता था। उसको मैं एक बार देखा आया था। चंद लम्हों बाद मैं करीबी बस्ती के पहली गली की नुक्कड़ पर एक तरफ हटकर अंधेरे में मौजूद था। सिंघू का मकान उस गली के दूसरे किनारे पर था। मैं अंधेरे से होकर गली की दूसरी नुक्कड़ पर आया। सिंघू के मकान का सिर्फ एक ही कमरा था, जिसके आगे जमीन से ऊंचा बांस का बरामदा बना हुआ था। मैं मकान की तरफ झुक कर बढ़ने ही लगा था कि मुझे सामने दूसरी नुक्कड़ से एक इंसान का साया गली में दाखिल होता नजर आया। मैं दीवार की ओट में हो गया और थोड़ा सा सर बाहर निकालकर अंधेरे में गौर से देखने लगा। इंसानी साया उसी मकान की तरफ बढ़ रहा था जिसके पहलू वाली दीवार की ओट में मैं खड़ा था। चाकू मैंने अपने हाथ में दबा रखा था। मैं पंजों के बल जमीन पर बैठ गया। ये सिंघू ही था। मकान के दरवाजे पर आकर उसने पीछे मुड़कर देखा, फिर बरामदे में आकर ताला खोलने लगा। मुझे कोई अंदाजा नहीं था कि ये शख्स इंस्पेक्टर नाथन से मेरी मुखबरी करके आया है कि नहीं। जो कुछ ये करके आया था, मुझे उससे तो बाद में निमटना था। पहले इस दुश्मन को खत्म करना बहुत जरूरी था। सिंघू ने कमरे में घुसने के बाद दरवाजा बंद कर दिया। मुझे अंदर से कुंडी लगाने की आवाज सुनाई थी। मैं अंधेरे में पंजों के बल बैठा रहा। मेरा कमांडो जहन बड़ी तेजी से मंसूबाबंदी करने में मसरूफ था। जहां सिंघू के पास असलहा भी हो सकता था, मुझे बेहद मोहतात रहने की जरूरत थी। मैंने अंधेरे में कमरे को घूर कर देखा। वहां कोई खिड़की या रोशनदान मुझे दिखाई न दिया। अचानक अंदर रोशनी हुई। इस रोशनी का एहसास मुझे यूं हुआ कि कमरे के ऊपर एक छोटे से रोशनदान में से बिजली के बल्ब की रोशनी बाहर बरामदे में पड़ने लगी। बल्ब शायद 60 वोल्ट का था, जिसकी रोशनी ज्यादा नहीं थी। मैं पलटकर मकान के अकब में आ गया। उस तरफ अंधेरा छाया हुआ था। कमरे की अकबी दीवार के साथ ऊंची घास उगी थी और कमरे की कोई खिड़की या रोशनदान न था। एक लिहाज से मैं मुतमईन था कि मेरा शिकार कमरे में बंद हो चुका है। खतरा सिर्फ यही था कि ये शख्स इंस्पेक्टर नाथन से मिलकर मेरा राज फाश न कराया हो। लेकिन सबसे पहले मुझे इसी शख्स से निमटना था। मैं अगर उसका दरवाजा खटखटाता हूँ तो इस अमर का इम्कान था कि सिंघू पिस्तौल वगैरह लेकर बाहर आए और मुझ पर फायर कर दे, क्योंकि बरामदे में रोशनदान की वजह से हल्की हल्की रोशनी थी। अगर दरवाजा तोड़कर अंदर घुसता हूँ तो सिंघू को संभलने और मुझ पर हमला करने का मौका मिल सकता था। मैं पंजों के बल चलकर बरामदे में आ गया। मैं कमरे की दीवार के साथ जैसे चिपक कर खड़ा था। चाकू मेरे सीधे हाथ में था। मेरे करीब ही बांस का बना हुआ एक छोटा सा मूंढा पड़ा था। मैंने झुककर उसे अपनी तरफ आहिस्ता से खींचा, फिर उसे दरवाजे के आगे इस तरह लुढ़का दिया। ये आवाज ऐसी थी जैसे कोई जंगली जानवर मूंढे पर से छलांग लगाकर भागा है। इस रद्द अमल ये हुआ कि सबसे पहले रोशनदान में से आने वाली रोशनी बंद हो गई। सिंघू ने बरामदे में आवाज सुनकर कमरे की बत्ती बुझा दी। मैं सांस रोककर दीवार के साथ चिपका खड़ा था। फिर कुंडी उतरने की आवाज के साथ ही दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंधेरे में मुझे अब इस हद तक नजर आ रहा था कि मैं अपने शिकार पर झपट सकता था, मगर वो भी बड़ा अय्यार शख्स था। वो बाहर ना निकला, बल्कि कमरे के अंदर ही अंधेरे में खड़ा बाहर औंधे पड़े मूंढे को देख रहा था। मैं पंजों के बल खिसक कर दरवाजे के बिल्कुल बराबर में आ गया। अचानक कमरे के अंदर से एक औरत की आवाज आई। उसने तमिल जबान में कहा, सिंघू बाहर जाकर देख, कोई बाघ तो नहीं। मैं चौंक पड़ा। कमरे में कोई औरत भी थी। अच्छा हुआ था कि मैं कमरे में नहीं घुसा, वरना इस बेगुनाह औरत का भी खून करना पड़ता। मैं उसे अपना चेहरा नहीं दिखा सकता था। औरत की आवाज पर सिंघू दरवाजे से बाहर निकला। उसके साथ ही मैंने उछलकर उसकी गर्दन पर चाकू का भरपूर वार कर दिया। वो लड़खड़ाया। मैंने उसे घसीट लिया और दूसरा भरपूर वार उसके दिल पर किया। अंदर से औरत की आवाज आई, सिंघू क्या हुआ, तुम बोलते क्यों नहीं? मगर सिंघू अब बोल नहीं सकता था। चाकू के 2 भरपूर वार खाने के बाद उसके हलक से खरखर की आवाजें आने लगी। मैंने तीसरे वार से उसकी शहरक काट डाली और बरामदे से छलांग लगाकर दरख्तों की तरफ भागा। मुझे अपने पीछे उस औरत की चीख की आवाज सुनाई दी। इस सारी कार्रवाई में बमुश्किल 15-20 सेकंड लगे होंगे। अपने क्वार्टर में वापस आकर मैंने चाकू को पानी से साफ किया। रोशनी में अपने कपड़े देखे। मेरे कपड़ों पर कहीं कहीं खून के छींटे पड़े थे। उसी वक्त कपड़े उतार कर उनकी एक गठड़ी बनाई। चाकू पोंछकर अलमारी में रखा। बत्ती बुझाई। खूनालूद कपड़ों की छोटी सी गठरी लेकर क्वार्टर के अकब में आ गया। एक जगह नरम जमीन को खोद कर गठरी को दफन करके जमीन हमवार कर दी और ऊपर पत्ते और झाड़ झनकार बखेर दिया। वापस क्वार्टर में आकर पलंग पर लेट गया और सोचने लगा, अगर सिंघू ने इंस्पेक्टर नाथन को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है तो मैं सख्त खतरे में हूँ। मुझे इस सूरत हाल से निपटने के लिए क्या लाया अमल इख्तियार करना होगा। फिर ख्याल आया कि शायद सिंघू ने अभी इंस्पेक्टर नाथन से बात न की हो।
बहरहाल इसका पता सुबह ही चल सकता था। अगला रोज मेरे लिए भी बेहद तजस्सुस भरा था, क्योंकि दूसरे दिन ठीक 12 बजे दुश्मन की एटमी आबदोज में लगाए गए इंतहाई धमाका खेज पेंसिल बमों को पौंडीचेरी की बंदरगाह पर फटकर तबाही मचानी थी, जिसकी जिम्मेदारी मुझे सिन्हाली एजेंटों के सरबराह सिंघू पर डालना थी। दूसरे दिन बस्ती में सिंघू की लाश मिली तो वहां शोर मच गया। वो औरत जो रात को सिंघू के कमरे में थी फरार हो चुकी थी। लाश इस हालत में बरामदे में पड़ी हुई मिली कि उसमें चाकू के 3 गहरे जख्म थे। लाश की शहरक कटी हुई थी। गर्दन पर पिछली जानिब 3 इंच लंबा घाव था। एक गहरा जख्म सीने में दिल पर लगा था। क्योंकि सिंघू जेटी पर काम करता था, इसलिए इंस्पेक्टर नाथन उसकी तफ्तीश कर रहा था। ये सारी तफसील मुझे दिन के वक्त जेटी के ऑफिस में जाते ही चपड़ासी ने बता दी थी। मालूम हुआ कि इंस्पेक्टर नाथन बस्ती में गया है। मैं भी उसके पीछे चल दिया। मुझे इंस्पेक्टर नाथन से मिलते ही उसकी आंखों और चेहरे पर ये पड़ना था कि उसे मेरे बारे में सिंघू ने कुछ बताया तो नहीं। इंस्पेक्टर नाथन के साथ जेटी के कुछ सिपाही थे। मुझे आता देखकर इंस्पेक्टर नाथन मेरी तरफ बढ़ा। मेरी निगाहें उसके चेहरे के एक एक तासुर को पढ़ने लगी। मैंने अपने तजुर्बे से अंदाजा लगा लिया कि उसे सिंघू ने मेरे बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया था। इंस्पेक्टर नाथन सिंघू के कत्ल से सख्त परेशान था। कहने लगा, जेटी का एक मजदूर कत्ल कर दिया गया है। किसी औरत का झगड़ा लगता है। बस्ती के लोगों का कहना है कि शाम को इसके पास एक औरत आई थी। हम उसे तलाश कर रहे हैं। मैंने सिंघू की लाश को देखा और इंस्पेक्टर नाथन को एक तरफ ले जाकर कहा, ये तो वही सिन्हाली एजेंट है इंस्पेक्टर, जिसकी हमें तलाश थी और जिसने मुझे अपना आदमी ख्याल करते हुए बताया था कि एटमी आबदोज में बम लगा दिए गए हैं। इंस्पेक्टर नाथन हैरत में गुम हो गया। कहने लगा, क्या तुमने इसे ठीक पहचाना है? मैंने कहा, मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती नाथन, ये वही मफरूर सिन्हाली एजेंट है। इंस्पेक्टर नाथन ने मुझे राजदारी में लेते हुए कहा, ये बात किसी को मत बताना, ये हमारे हक में अच्छा हुआ है, लेकिन हम पुलिस को यही रिपोर्ट करेंगे कि ये हमारे यहाँ जेटी पर कभी कभी मजदूरी करने आता था और किसी औरत के मामले में फंस कर मार दिया गया है। एक बहुत बड़ा बोझ मेरे कांधे से उतर गया था। न सिर्फ ये कि सिंघू हमेशा हमेशा के लिए मेरे रास्ते से हट गया था, बल्कि इंस्पेक्टर नाथन को भी मेरे बारे में असल हक़ाइक़ का इल्म नहीं हो सका था। मैंने दिन के 12 बजे होने वाले एटमी आबदोज के धमाके के सिलसिले में राह हमवार करनी शुरू कर दी। इंस्पेक्टर नाथन मेरे साथ जेटी के लेबर ऑफिस में आ गया। उसने फोन करके कन्याकुमारी पुलिस चौकी को कत्ल की इत्तला कर दी थी। थोड़ी देर में पुलिस ने वहां पहुंचकर लाश अपने कब्जे में ले ली। मैं इंस्पेक्टर नाथन के ऑफिस में बैठा कॉफी पी रहा था। उस वक्त दिन के 10 बज रहे थे। पौंडीचेरी में आबदोज के धमाके को 2 घंटे बाकी रह गए थे। मैंने चेहरे को फिक्रमंद बनाते हुए कहा, इंस्पेक्टर, मुझे खतरा है कि इस कत्ल के बाद सिन्हाली तखीबकार हमारी आबदोज को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करेंगे। इंस्पेक्टर नाथन ने सिगार सुलगाते हुए कहा, पौंडीचेरी में हमारी सिक्योरिटी इतनी जबरदस्त है कि वहाँ किसी किस्म के सबोताज का सवाल ही पैदा नहीं होता। पौंडीचेरी बहुत बड़ी चौकी है और वहाँ सिक्योरिटी के अमले की तादाद यहाँ के मुकाबले में 10 गुना है। यूरेनियम मैंने पहले ही आबदोज के खुफिया बक्स में से निकाल कर जमीन में दफन कर दिया था। आबदोज के टारपीडो रूम में इंतहाई ताकतवर टाइम बम भी लगा दिए गए थे। सवाल ही पैदा नहीं होता था कि टाइम बम न फटे और आबदोज के परखचे न उड़ जाएं। टाइम बम इंतहाई जदीद और ताकतवर थे। ठीक वक्त पर उनका फटना भी यकीनी था और वक्त था दिन के 12 बजे। इंस्पेक्टर नाथन ने मुझे कहा, कैप्टन मेहता, मैं जरा पुलिस चौकी तक जा रहा हूँ। तुम यहाँ की पुलिस को नहीं जानते, कोई गड़बड़ न कर दें। तुम अपने क्वार्टर में जाकर थोड़ा आराम करो। जेटी पर अब तुम्हें ज्यादा नहीं आना चाहिए। मैंने उठते हुए कहा, इंस्पेक्टर नाथन, दिल्ली हेडक्वार्टर ने मुझे जिस काम के लिए भेजा था वो पूरा कर चुका हूँ। यूरेनियम समेत हमारी एटमी आबदोज कन्याकुमारी की बंदरगाह से खैरियत के साथ गुजर गई है। भगवान की कृपा से अब ये 1-2 रोज में कलकत्ता भी पहुंच जाएगी। मैं तो वैसे भी अब फारिग हूँ। अच्छा, अब जाकर आराम करता हूँ। इंस्पेक्टर नाथन ने बेद उठाकर बगल में दबाया। मेरे साथ लेबर ऑफिस से बाहर निकला और हम सीधी सड़क पर चलने की बजाय दरख्तों के दरमियान से होकर चल पड़े। इंस्पेक्टर नाथन पर सिंघू ने मेरा राज फाश नहीं किया था। अगर वो ऐसा कर देता तो अजियतनाक तशद्दुद की भयानक मौत मेरी किस्मत में लिखी जा चुकी होती। उस वक्त दोपहर के 11 बजे थे। मैं अपने क्वार्टर वाले कमरे में आ गया। हर 10 मिनट के बाद मैं मेज पर रखे छोटे टाइम पीस पर वक्त देखता। आबदोज के फटने में जब आधा घंटा रह गया तो मैं कमरे से निकलकर दरख्तों में बनी हुई अपनी झोंपड़ी में गया। वहां सिवाय जमीन पर बिछे हुए बोरिए और 2-1 खाली बर्तनों के और कुछ नहीं था। जहीला सिगार वो आखिरी था जिसे सिंघू ने पांव तले मसल कर बेकार कर दिया था। मैंने बोरिए को उठाकर देखा, नीचे कुछ नहीं था। अपना साइलेंसर वाला रिवॉल्वर मैंने पहले ही वहां से ले जाकर अपने कमरे में छुपा कर रख दिया था। दिन के 11:15 बज रहे थे। मैं अपने क्वार्टर वाले कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहल रहा था। सिगरेट निकाल कर सुलगाया। सिगरेट के कश कड़वे लगे। मैंने उसे एस्ट्रे में बुझा दिया। मेरी नजरें क्लॉक पर जमी थी। सेकंड की सुई टिक टिक करती अपनी गर्दिश में लगी थी। इस बात की तस्दीक मैंने इंस्पेक्टर नाथन से मिलकर कर ली थी कि एटमी आबदोज अभी तक पौंडीचेरी की बंदरगाह पर ही खड़ी है। 12 बजने में जब 5 मिनट रह गए तो मैं उठकर रसोई में चला गया। फ्रिज खोलकर ठंडे पानी की बोतल निकाली, पानी के 2 घूंट पिए और वापस कमरे में आकर टाइम पीस के सामने पलंग पर बैठ गया। अचानक मुझे अपने छोटे ट्रांसमीटर का ख्याल आया जिसे मैंने क्वार्टर के सामने सुंबल के दरख्त के नीचे एक जगह छुपा दिया था।